हेलो बेन, क्या हाल है आप सभी का। तो रिस्पायरेशन इम्प्लांट का लेक्चर नंबर 1 लेने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहला वो प्लांट फिजियोलॉजी में मैंने 2-3 चैप्टर पढ़ा लिया हुआ है। जो कि अगर आप लोग ना देखे हो तो पहले आप प्लांट फिजियोलॉजी देखिए। और रिस्पायरेशन इम्प्लांट जैसे कि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, लेकिन अब लंबा नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसके बाद बस एक ही गुजारिश है आपसे कि आप पढ़ने के बाद जाइए एनसीईआरटी पढ़िए। ये सबसे अच्छा होता है नीट एस्पिरेंट का। सबसे बढ़िया चीज़ होता है कि जब कोई क्लास लेने के बाद वो जाते एनसीईआरटी पढ़े तो उसमें और अच्छे से डीपली समझ में आएगा। और जो चीज़ मैं हमेशा अपने नोट्स से ही पढ़ाता हूँ, तो ये भी है कि एनसीईआरटी मैंने कवर रखा हूँ, कवर किया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको विश्वास हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारी एनसीईआरटी की चीज़ है। और जो आप पढ़ रहे हैं वो भी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप तो और डीपली समझ में आ जाए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब और अच्छे से समझ में आती, क्योंकि ये सारी बात मैं यहाँ बताया रहूँगा, ठीक है। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे चैप्टर मैंने ले चुका हूँ। इसलिए अगर आप तो जो चैप्टर अभी नहीं समझ में आ रहा वो जाते देखो। फिर पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ इस समय। तो इस समय नीट में आप इतना जाने जोरदार से एकदम तैयारी चलिए। बस ये है कि आप जितने अच्छे तैयारी कर रहे हैं वो बड़ी बात है। तो आपका मोटिवेशन आज ये है, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितना दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। तो भैया अभी आपके पास समय है, मंजिल भी उतना ही दूर है जितना दूर आप लौटने सोच रहे हैं। इसलिए लौटो नहीं, हिम्मत करो, थोड़ी और दूर है, थोड़ी और मेहनत लगेगी। बस ये है कि अब तुम्हें मंजिल लेते रहना, ठीक है। तो मंजिल लेते रहना, ठीक है। तो जैसा कि मैं एक तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ, जी। तो अभी हमें ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, लिंच रिएक्शन पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल पढ़ना है, केमी ऑस्मोसिस तो बोलते हैं ईटीएस। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस देख लो, फिर क्रेब्स साइकिल पढ़ना है, फिर ईटीएस पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे दे रहा हूँ, अभी उसके बाद ये सारी चीज़ इमेजिनेशन करवाऊँगा, फिर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं अपने लेक्चर पे ले जा रहा हूँ। मेन चीज़ आपका टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है ये समय। तो ये समय एक मोटिवेशन ये था कि तुम अभी, या तो आदमी बोलता नहीं जैसे कि अब नहीं हो पाएगा, अब हम गिव अप करते, तो इससे अच्छा तुम नहीं हो पा रहा, ठीक है, तुम करो। तो इसका ये मतलब नहीं हार से करो अभी मैंने। जैसा कि बच्चों इस रिस्पायरेशन प्लांट में काफ़ी लंबा है, लेकिन ठीक है, अब आप तो समझ में आ जाए एकदम बढ़िया। एक प्रॉब्लम होती है तुम लोग तो कि सर ये मोबाइल रोटेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो भैया थोड़ा सा आप एक्सटेंड लॉटर हटाते पढ़ना, क्योंकि थोड़ा भाई दिक्कत हो रही है, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की लाइन है, आप ये आप जानिए, भरोसा करके आप पढ़िए, एकदम आप तो जो पढ़ा रहे हैं डीपली पढ़ा रहे हैं, एकदम एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। रेस्पायरेशन इन प्लांट, रेस्पायरेशन मतलब ये होता है कि अभी तक तुमने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ा, तो वहाँ पे भोजन कैसे बनाया जाता। अब भोजन बन गया है तो अब हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन में भोजन का ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ता होता है, रेस्पायरेशन इन प्लांट, ठीक है। जैसा कि ऑल ऑर्गेनिज रिक्वायर फूड फॉर लाइफ, जीने के लिए हर इंसान, हर एक ऑर्गेनिज तो जीने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, फूड। जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो हम अलग कलर से लिखे हुए हैं, जिससे कि आप और डीपली जाते वो पॉइंट नोटिस करें, ठीक है। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड एक सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब अगर फूड नहीं खाओगे तो आपके पास एनर्जी कहाँ से आएगा। तो एनर्जी का मेन रिक्वायरमेंट टर्म पूरा करता है फूड, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी सनलाइट द्वारा आती है। आप सब पूछो रहे सनलाइट द्वारा कैसे आती है, तो जैसा कि जो अभी फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़े हुए हैं तो उन्हें हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे भी। जब कोई प्लांट सनलाइट पड़ता है तो यहाँ से फूड बनता है, और फूड बनने के बाद जब हमारे बॉडी में आता है तो एनर्जी का काम करता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं जो फूड है सनलाइट द्वारा आई हुई है, और जिसे हम फोटोसिंथेसिस में पढ़े हुए हैं, ठीक है।
ऑल ऑन रिक्वायर एनर्जी फॉर डेली। अच्छा, तुम डेली रूटीन उठते हो, जाते हो, सोते हो, पढ़ते हो, इधर उधर टहलते हो, कहीं जिम चलते हो, कहीं खेलते हो, सोते हो, तो उसके लिए भाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से ही मिलेगा ना। तो फूड आपका एक रोज एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। ठीक है, ये फूड जो प्लांट है इस सेल्फ प्रिपेयर फॉर फूड। अच्छा, जो प्लांट है वो अपने लिए तो फूड बनाता है, लेकिन हम लोग तो भी तो देता है। तो फूड प्रिपेयर फॉर फूड मतलब अपने लिए भी बनाता है, इसलिए ऑटोट्रॉप बोलता है। और हम लोग जो हैं वो हेटेरोट्रॉप है, क्योंकि भाई हम डिपेंडेंट हैं प्लांट पे। ठीक है, अब प्लांट होता ये सुपरफिशियल होता है और एक डीप होता है। क्या होता है? सुपरफिशियल होता है, डीप क्या होता है? अब सुपरफिशियल ग्रीन फोटोसिंथेसिस से बना होता है। पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस, ग्रीन फोटोसिंथेसिस से बनाया जाता है, जिससे प्रिपेयर फूड किया जाता है। फूड ही तो बनाया जाएगा भाई, प्लांट से फूड ही तो बनता है बच्चा। तो प्रिपेयर फूड करता है। और ये किस तरह वर्तेगा? सोर्स और सिंथ मैंने पढ़ाया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट या फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में भी सोर्स और सिंथ का मैंने नाम लिया। सोर्स वो होता है जो अपने जिसके पास मोर अमाउंट ऑफ वर्थ रहता है। कोई भी चीज़, आप फूड की बात ले लो तो मोर अमाउंट ऑफ फूड प्लांट के पास होता है, तो वो उसके थ्रू जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग सिंथ हो जाए और सोर्स हो जाए हमारा प्लांट। क्योंकि सोर्स इसलिए होता है, सोर्स वो होता है जो चीज़ जिसके पास ज़्यादा अमाउंट होता है, जिसके पास जो चीज़ भरपूर रहता है उसे हम बोलते हैं सोर्स, और जो वो चीज़ भरपूर का आनंद उठाता है उसे बोलते हैं सिंथ। ठीक है, डीप क्या होता है? नॉन जीरीन होता है। नॉन जीरीन होता तो फोटोसिंथेसिस जाहिर सी बात नहीं होता और कैन नॉट प्रिपेयर द फूड। इसलिए हमेशा 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 जिसे ज़रूरत पड़ती है, देखो कुछ लोग होते हैं जो कि सोच का वर्क करते हैं। अब कुछ लोग जैसे हमारा जो प्लांट में पीछे तुम जानते हो, जब प्लांट तुमने कहीं देखा होगा तो उसके बाहरी लेयर होंगे तो उसमें कभी कभी पतला पतला एकदम ब्लैक वो वॉल जम जाता। उस वॉल मतलब डेड हो जाता, और डेड होने का मतलब उसके पास ग्रीन चीज़ें नहीं बचती, और ग्रीन चीज़ें नहीं बचती हैं तो मतलब फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। तो वो एक काम चलता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। लेकिन भैया ये बात जान लो कि जो मैकेनिकल सपोर्ट करने के लिए भी थोड़ा थोड़ा तो न तो चाहिए, उसे चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करता है? सोर्स। ठीक है, जो नॉन जीरीन होता है उसे कौन प्रोवाइड करता है? सोर्स। और जो जिस तरह हम लोग हैं वो तो सोर्स प्रोवाइड ही कर रहा है, हम लोग तो भी तो प्रोवाइड कर रहा है सोर्स ही, क्योंकि इसके पास फूड है, फूड हम लोग तो दे रहा, तो ये भी सोर्स चाहिए तो काम कर रहा है। अब देखो, प्लांट सुपरफिशियल है, वही चीज़ है मैंने दोबारा लिखा है, बस सुपरफिशियल में लिव इन है, फूड इज रिक्वायर्ड, और डीप में नॉन लिव इन, फूड इज नॉन। अब भाई जो डेड हो गया वो मैंने क्या बोला, जब प्लांट जो बाहरी वाली लेयर होती है वो डेड हो जाती है और क्या चलते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। और अगर मैकेनिकल सपोर्ट कर रही तो फूड की रिक्वायर्ड नहीं होगी, और फूड की रिक्वायर्ड तब होगी जब वो लिव इन हो रहा, और लिव इन किस में होता है? सुपरफिशियल प्लांट में होता है। ठीक है, अब एनिमल की बात ले लेते हैं, वो कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। मैंने बोला कि जो हमारा प्लांट होता है वो हम लोग तो फूड देता है, लेकिन एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, दे टेक देयर फूड फ्रॉम प्लांट। प्लांट कैसा हुआ? हेटेरोट्रॉप। क्यों? हम लोग हेटेरोट्रॉप हुए, हम लोग हेटेरोट्रॉप हुए। क्यों भाई? ये प्लांट तो अपना भी बना रहा है और हम लोग तो भी दे रहा है ना, तो ये तो ऑटोट्रॉप हुआ। लेकिन हम लोग हेटेरोट्रॉप दो प्रकार के होते हैं, एक हार्बीवोरस, एक कार्निवोरस। एक हार्बीवोरस, एक कार्निवोरस। जो डायरेक्टली ले लेते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं, जो इनडायरेक्टली होते हैं वो कार्निवोरस। जैसा कि सर ये बताइए, जो एक बकरी जोट ले लो, जोट प्लांट तो डायरेक्ट चर लेती है, तो वो डायरेक्ट ले लेती है प्लांट से, इसलिए हार्बीवोरस हो गया। अब जो नॉनवेज खाते हैं वो क्या करता है? बकरी प्लांट उठाता है, और बकरी ने प्लांट उठाया। अब इसके बाद उसका नॉनवेज हम लोग खाते हैं जैसा कि, तो वो नॉनवेज जो खा रहे हो वो प्लांट से ही ऊर्जा में बकरी जा, और जोट का ऊर्जा अब हम लोग में आया। तो इस हिसाब से वो हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली सोच कर रहे हैं कि नहीं बेटा? अब माइक्रोब जो होते हैं वो फंजाई। अब कुछ माइक्रोब्स भी जो होते हैं वो डायरेक्ट लेते हैं, और कुछ माइक्रोब जो कि नहीं होते हैं, जो कि मतलब इनडायरेक्टली लेते हैं। और जो डायरेक्टली लेते हैं वो तो भैया हार्बीवोरस में आ जाएंगे, और जो नहीं लेते हैं जैसे ये होता है फंजाई और बैक्टीरिया, ये सेप्रोफिटिक, ये डायरेक्टली भी ले लेता है और नॉन डायरेक्टली। मतलब अगर डायरेक्टली ले जा तो सेप्रोफिटिक देंगे, अगर नॉन डायरेक्टली ले जा तो पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब होता है कहीं सड़ी
जली हुई चीज़ पे अपना फूड लेता है। डिटोटेट फूड फ्रॉम डेड और डिटेन्ड मैटर, कहीं सड़ी जली चीज़ में जाते ले लेता। अदर प्रीडेटर बन जाए, प्रीडेटर मतलब किसी तो मारते फिर खाए तो वो उसे बोलता है पैरासिटिक। टेक फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन लिविंग वर्ल्ड ऑल दी ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम मेनी मेथड। इस जीवन में इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड से अपना अपना फूड कंज्यूम करते हैं। ऑर्गेनिज्म लिविंग हुआ तो फूड ले जाए, एनर्जी से लूज फूड ऑक्सीडाइज करते, एनर्जी में कन्वर्ट होते, एटीपी में बदल जाएगा और वही एटीपी हम लोग तो मदद करने में हेल्प होती है। वही एटीपी हम लोग तो हेल्प होती है जो हम वर्क करते हैं डेली का रूटीन। ठीक है, तो CR मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन। फूड में CC स्केलेटन NCERT में दिया हुआ है। फूड में CC स्केलेटन कार्बन स्केलेटन तो ऑक्सीडाइज करते एनर्जी तो ATP निकाल लिया जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब देखो ऑर्गेनिक कैसे हो सकते हैं, एनएरोबिक हो सकते हैं, एरोबिक। ये जाहिर सी बात है तुमने पढ़ा हुआ है 10th में भी और 11th में भी पढ़ा रहा हूँ भाई। एनएरोबिक वो होते हैं जो अर्थ पर मतलब वो अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब समझ रहे हो, उनमें ऑक्सीजन नहीं होती भैया। एनएरोबिक मतलब उनमें ऑक्सीजन, उनमें रेस्पिरेशन नहीं होती। लेकिन अर्थ पर फर्स्ट ऑर्गेनिक ऐसे ही थे जो आजकल भी अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे थे। कुछ ऑर्गेनिक्स थे जिसे ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं थी, वो भी एग्जिस्ट कर रहे थे है नहीं। O2 नॉट रिक्वायर्ड, जिसने O2 की रिक्वायर्ड नहीं थी बेटा। जिस अब देखो ये तो बात की बात है। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, आल्सो इवॉल्व ऑन अर्थ। भैया वो अभी भी हैं अर्थ पर। O2 रिक्वायर्ड है, जिस तरह हम लोग रिस्पायर कर रहे हैं O2 की रिक्वायर्ड है कि नहीं है। अब उसके बाद इसमें जो होता है एनारोबिक में होता है ये पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है। कैसा ऑक्सीडाइज होता है, पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसा ऑक्सीडाइज होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो मेरा पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन वहीं एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमारा किस तरह ऑक्सीडाइज होता है, फुल्ली कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। किस तरह, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्लस ऑर्गेनिक कंपोनेंट या कंपाउंड ले लो प्लस CO2 यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा तो ATP बनेगा, नहीं प्रेजेंट होता तो ATP नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें नेट ATP हमें 2 मिलती है, इसमें नेट ATP हमें 2 मिलती है, इसमें नेट ATP हमें 2 मिलती है और इसमें एरोबिक में नेट ATP हमें 38 मिलती है। ये ओनली वन स्टेप रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। वन स्टेप रिएक्शन इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। अब इसमें ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ये इंपॉर्टेंट बात होता है बच्चा कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। और लिंक रिएक्शन अभी जैसा कि मैंने तुम्हें वहाँ पे दिखाया था स्लाइड पे, लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल ETS तो हमने अभी बोला था सेमी ऑस्मोसिस बोलते हैं और ETS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। और ये तीनों लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल ETS होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। नोट करने वाली पॉइंट क्या है, फॉर एरोबिक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया इज कंपल्सरी। जो हमारा एरोबिक है, एरोबिक में कौन हो रहे हैं, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS मैंने अभी तुम्हें दिखाया। इन तीनों किस में होता है, ये तीनों किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एरोबिक रिएक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब सुनो, वाई प्लांट नॉट रिक्वायर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्यों प्लांट तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं होती, क्योंकि प्लांट के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, यही चीज़ बता रहे हैं। प्लांट के हर एक पार्ट में अपना सेल्फ गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं। भाई मैंने तुम्हें पढ़ाया था प्लांट में हर एक गैसियस एक्सचेंज करने की क्षमता होती है कि नहीं, डिफ्यूजन होता है कि नहीं उसमें। बच्चों ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे मर थे कि वहाँ पे जो प्लांट होता है कि जो
प्लांट डिफ्यूज चलता है, बाई दिस डिफ्यूज चलता है कि नहीं बेटा, जो हमारा हायर कंसंट्रेशन अंदर CO2 की मात्रा O2 तो लेता है और CO2 तो बेटा रिमूव करता है, अंदर से जितनी CO2 रहेगा वो बाहर की तरफ देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसके पास सेल्फ गैसियस एक्सचेंज करने की क्षमता होती है। इसके लिए इन्हें स्टोमेटा और लेंटिसेल व क्यूटिकल की हेल्प करती है। किसमें स्टोमेटा, लेंटिसेल व क्यूटिकल की हेल्प करती है। जैसे तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती क्योंकि हर एक पास्ट अपने गैस तो मैनेज कर लेता है। भाई ये मान लो प्लांट है, तो ये भाई यहाँ से अगर गैस निकलना चाहता है तो हर जगह से डिफ्यूजन हो सकता है, और हर जगह डिफ्यूजन हो सकता है तो इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा भाई। और वहीं हम लोग तो गैस जो होता है, जो हमारे गैसियस एक्सचेंज होती है, हम लोग अगर ह्यूमन की बात कर दिया जाए तो हर जगह डिफ्यूजन नहीं हो सकता बच्चा, ये लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग का हो जाता है। और लेकिन जो हमारे प्लांट में होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस गैसियस आर नॉट अ प्रॉब्लम। फोटोसिंथेसिस के समय गैसियस ये प्रॉब्लम नहीं होता, गैस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज, और बहुत लंबा मतलब O2 बहुत लंबा सा रिलीज होता है, और CO2 इज एब्जॉर्ब, मतलब O2 एक लंबा सा, मतलब ये तो मत समझ लेना बात है कि तुरंत लंबा सा हो जाता है भाई, ये मतलब ये है O2 चाहे जहाँ O2 अपना फ्रीली मूव करता है, CO2 फ्रीली कहीं से भी डिफ्यूज कर सकता है, ये मैंने कहना था। मतलब थर्ड पॉइंट क्या है, कभी कभी प्लांट में गैसियस तो लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ता है, कभी वो क्या होता है, परंतु इन पार्ट तो गैसियस की डिमांड कम होती है भाई, कम एरस्ट में होती है, कम अमाउंट में होती है। कभी प्लांट में गैसियस तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, परंतु इन पास्ट की गैसियस तो डिमांड कम अमाउंट की होती है। अब देखो वुडी प्लांट क्या होता है। वुडी प्लांट में बाहर डेड बाल छाल जैसे पाई जाती हैं, छाल पाई जाती है। अब देखो ये सर्कल हो जाए, ये चार मैंने बात था, डार्क बात बोलते हैं इसे। ये डेड होता है, डेड क्या करता है, मैटेंसल सपोर्ट में मदद चलता है। और ये जो चारों पॉइंट है उसे बोलते हैं लेंटिसेल, जिसमें लेंथ लाइट ओपनिंग होता है। और ये सुपरफिशियल लिविन होता है, सुपरफिशियल लिविन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो बायोलॉजी एक लॉजिकल सब्जेक्ट है बेटा, अगर सुपरफिशियल नाम दिया है तो वो लिविन हो जाओ, लिविन हो जाए तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा, ठीक है बेटा। अब सुनो, लीव, रूट, स्टेम, ये लूज पैरेंटाइमा, पहली चीज़ ये तो पैरेंटाइमा होते हैं, तो पैरेंटाइमा सेल से बने होते हैं, और लार्ज इंटरसेलुलर सेल प्रेजेंट होती है, और कई जगहों पर एयर चैम्बर भी प्रेजेंट होता है, जिससे गैसियस आपस में कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। अब सुनो, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में लिंथिन रिएक्शन, और क्रेब्स साइकिल ETS होता है। तो अभी हमने तुम्हें बताया था, अभी तुमने पढ़ा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में लिंथिन रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS होता है। कौन से तीन रिएक्शन जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं? लिंथिन रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS, ठीक है। सिंगल स्टेप एब्सेंट होता है, इसमें मल्टी स्टेप होता है। ये जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है। स्लो रिएक्शन होता है, बिकॉज वी हैव टू ट्रैप ATP, मुझे ATP तो पकड़ना है, अदरवाइज एनर्जी विल बी लॉस्ट एनी हीट फॉर्म। अगर तुम ये सोचो, मैं रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होता है, ETS होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, ये सारी रिएक्शन क्यों करवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? अगर हमें यही है कि एनर्जी, ये जैसे जिस तरह सुनो, ये फूड है, इसे फूड तोड़ो तुरंत एनर्जी मिले, अगर ये करेंगे बेटा तो उसमें तुम इतना प्रोसेस इसलिए करना पड़ता है कि मुझे ATP चाहिए, ना कि मुझे, अभी मान लो ऐसा हो जाए तो वो जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में चली जाएगी, किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। इसलिए हम लोग इतना लंबा प्रोसेस करवाते हैं, और लंबा प्रोसेस तो मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, और स्लो रिएक्शन होता है क्योंकि हमें ATP की ज़रूरत पड़ती है, और इसका हर एक स्टेप कंट्रोल होता है एंजाइम से। अब ग्लाइकोलाइसिस
डिलाइटोलिसिस, डिलाइटो मतलब डिलीट वर्ड में जीते मतलब डिलीट वर्ड होता है, डिलीट वर्ड में बोलते हैं सूजर। डिलाइटो मतलब दुलुतुर, दुलुतुर मतलब सूजर और लिसिस मतलब ब्रेड डाउन, तो मतलब सूजर का ब्रेड डाउन तो डिलाइटोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब डिलाइटोलिसिस दुलुतुर 6 कार्बन का बनता है, सी 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 का चयन रहता है, सी सी का चयन रहता है, तो 6 कार्बन होते हैं। और डिलाइटोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और डिलाइटोलिसिस का होने के बाद हमें पूरा रिएक्शन प्रोडक्ट में मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोपिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है डिलाइटोलिसिस में एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, पायरोपिक एसिड। क्या मिलता है, पायरोपिक एसिड। पर क्या मिलता है, पायरोपिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। डिलाइटोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। और सुनो, इन्होंने कितने लोग डिस्कवर किए थे ये डिलाइटोलिसिस, ये इम्बिडेन, मेयरहॉफ और परनर्स मेयरहॉफ, इम्बिडन, ये 3 साइंटिस्ट थे जो कि इनका नाम दिया जाए ईएमपी पाथवे, कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि कौन सा पाथवे है जो कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, तो वो है डिलाइटोलिसिस। डिलाइटोलिसिस में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों होता है और इसमें पार्शियल ऑक्सीडाइज होता है। डिलाइटोल मॉलिक्यूल का पार्शियल ऑक्सीडाइज कहाँ होता है, डिलाइटोलिसिस में। कहाँ होता है, डिलाइटोलिसिस में। नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज नहीं होता और ना ही CO2 का रिलीज होता है, ना ही CO2 का रिलीज होता है। नो रिलीज ऑफ CO2, नो यूज ऑफ O2, ये किसमें होता है, डिलाइटोलिसिस में। और ये 10 स्टेप रिएक्शन होता है। कितने स्टेप रिएक्शन, 10 स्टेप। ईच स्टेप इज कंट्रोल बाई एंजाइम। हर एक स्टेप किससे कंट्रोल किया जाता है, एंजाइम से। तो मतलब फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज चेंज हुआ सुक्रोज और किस फॉर्म में स्टोर हुआ, स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर हुआ, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ। अब उसके बाद स्टार्च बना, स्टार्च सुक्रोज में चेंज हुआ। अभी प्लांट की बात किया, अब प्लांट में स्टार्च स्टोर किया जाता। अब एमाइलेज के थ्रू, एमाइलेज एंजाइम के थ्रू ये सुक्रोज में, सुक्रोज मतलब डाइसेटेराइड और डाइसेटेराइड के मोनोसेटेराइड और मोनोसेटेराइड सुक्रोज से सुक्रेज एंजाइम के थ्रू ये ग्लूकोज बन जाता है और चाहे फ्रक्टोज बन जाता है। इनवर्टेज एंजाइम लग जाए तो फ्रक्टोज बन जाएगा और अगर सुक्रेज एंजाइम लग जाएगा ग्लूकोज बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाइसेटेराइड से मोनोसेटेराइड आने में कौन कौन सा एंजाइम लग सकता है, सुक्रेज या इनवर्टेज, इनवर्टेज या सुक्रेज, इनवर्टेज या सुक्रेज। डाइसेटेराइड से मोनोसेटेराइड में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम लग सकता है, सुक्रेज और इनवर्टेज। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन। अब ग्लूकोज ये नहीं दिखाऊंगा, रुक जाओ, अब दिल थाम के बैठ जाओ, ये भाई स्टेप रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। देखो ग्लूकोज ये यहाँ पे एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम से हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, यहाँ पे ग्लूकोज से फॉस्फेट, यहाँ पे 8 एनर्जी लॉस होती है, यहाँ पे 8 एनर्जी लॉस होती है। क्यों, यहाँ पे बेटा ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये ADP से ATP होता है, ठीक है। मैंने गलती से तो सोच रहा हूँ तो लिख दिया हूँ, यहाँ पे ADP है, यहाँ पे ATP है, ठीक है। 8 मिस्टेक हुआ है। सुनो, यहाँ पे ग्लूकोज में टोटल हमारा 8 अभी ATP यूज हो रहा है। जहाँ पे पहले स्टेप में ग्लूकोज से फॉस्फेट में कौन सा एंजाइम लगता है, हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम लगता है, हेक्सोकाइनेज। और वहाँ पे 8 एनर्जी का उपयोग होता है, 8 एनर्जी का उपयोग होता है। अब ग्लूकोज से फॉस्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज से फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज से फॉस्फेट में 8 एंजाइम लगता है, 8 एंजाइम लगता है जो कि ATP से फिर ADP लगता है, मतलब ATP यूज करते ADP में कन्वर्ट हो जाता है, ATP यूज करते ADP में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। नहीं बेटा, सही था, सॉरी, सही था ये बात। यहाँ पे ATP था और यहाँ पे D, यहाँ पे भी 8 ATP यूज होते ADP में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे भी 8 ATP यूज करते ADP में कन्वर्ट हो गया। मतलब ग्लाइकोलिसिस भैया अभी तक 2 ATP लगा है, 2 ATP लगा है। 8 हमारा पहले स्टेप में लगा और 8 हमारा तीसरे स्टेप में लगा है। 1 2 3 तीसरे स्टेप में हमारा 2 एनर्जी लॉस हुआ।
लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे एंजाइम हेक्सोकाइनेज और अब्दुलोटोर से फॉस्फेट फ्रक्टोज से फॉस्फेट में आइसोमेरेज एंजाइम लगता है। आइसोमेरेज, क्या? आइसोमेरेज एंजाइम बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है रोल, इसलिए बड़ा ध्यान से पढ़ना। फर्दर स्टेप यहाँ पे मैंने बोला फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब यहाँ पे फ्रक्टोज से फॉस्फेट नहीं समझ में आया, चलो ठीक है फिर से बताऊंगा। जुलोटोज से फॉस्फेट बाई दी एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज, मतलब जुलोटोज से फॉस्फेट बना कौन से एंजाइम के? हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे 8 ATP यूज होते ADP में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब यहाँ पे 8 एनर्जी लग गया। अब जुलोटोज से फॉस्फेट बदल गया फ्रक्टोज से फॉस्फेट बाई दी एंजाइम ऑफ आइसोमेरेज, ठीक है। अब फर्दर से फॉस्फेट चेंज इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अभी यहाँ पे छठवें, मतलब अगर इसका फिगर देता है तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे फॉस्फेट लगा था छठवें नंबर पे, तो फ्रक्टोज से फॉस्फेट चेंज हुआ फ्रक्टोज 1,6। अब जब बाय मतलब एक फॉस्फेट और लगने की बारी आई, तो यहाँ पे 8 ATP का यूज होकर ADP में कन्वर्ट हो गया, तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है, ठीक है। हर एक स्टेप चले जाता। तो अब इसमें दो चीज़ कन्वर्ट हुआ, एक 3PGL एक DHAP, जिसमें एक 3PGL और एक DHAP। अब PGL मतलब पागल मत समझना, तुम लोग पढ़े हुए, तुम लोग फ्रेशर हो और मुझे पूरा भरोसा है आपकी बात, तुम्हें हर चीज़ याद है। फास्फोडिलिसरल्डिहाइड क्या नाम होता है? फास्फोडिलिसरल्डिहाइड क्या नाम होता है? एल्डिहाइड, AL मतलब समझ देना एल्डिहाइड, और फास्फोडिलिसरल्डिहाइड, और इसमें क्या होता है? DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्यों? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब सुनो, यहाँ पे कुछ देर बाद DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 3PGAL में, जिसमें 3PGAL में अब देख लो C1 C2 C3 यहाँ पे फॉस्फेट लाया, तो मतलब फॉस्फोडिलिसरेट एसिड। अब इसमें 3 हमारा कार्बन है, तो इसे हम बोल सकते हैं ट्राइओज सुगर। ट्राई मतलब 3, ओज मतलब पेंटोज, हेक्सोज, ओज मतलब सूजर के लिए लाते हो ना, जुलोटोज का साइकिल पढ़ रहे हो, ट्राइओज सूजर बोलते हैं। लिखा है DHAP जब 3PGL में कन्वर्ट हो जाता है तो दो ट्राइओज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओज फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। अब इसमें दो NAD प्लस कन्वर्ट होता है 2NADH2, जिसमें 2 NAD कन्वर्ट होता है 2NADH2। अब सुनो, एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, जब तुमने एक चीज़ पढ़ा होगा 9th 10th या 11th, तो जब भी पढ़े होते, जब तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब अभी ये रिड्यूस है, अब इससे ऑक्सीडाइज करना चाहिए। AL मतलब एल्डिहाइड, और यहाँ पे एसिड है, क्या है? एसिड है। अब किसी एल्डिहाइड तो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए उसे ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस था, तो अब यहाँ पे H प्लस एक आते इसमें जुड़ेगा, तो हमारा 2 प्लस NADH2 हो। ये एल्डिहाइड से रिड्यूड हुआ H प्लस, और NAD प्लस था तो NADH2 बन गया। बेटा हर एक स्टेप क्लियर। फास्फोडिलिसिक एसिड बन गया, फास्फोडिलिसिक एसिड। अब सुनो, ये हमारा चेंज हुआ ट्रू ट्रायोड फॉस्फेट, जिसमें 2 ट्रायोड फॉस्फेट, इसे बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाई PGA। अब सुनो 2PGA, अब यही चीज़ मतलब तुम समझो, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 PGA, तो यहाँ पे 2PGA है कि नहीं? 2PGA है कि नहीं? अब सुनो, ये बोला है कि अब हमें यहाँ पे पोजीशन 2 फॉस्फेट की जरूरत पड़ी, बाइफॉस्फेट ना, फास्फोडिलिसिक एसिड लिखा है ना, 1,3 बाइफॉस्फोडिलिसिक एसिड। अब 8 फॉस्फेट और लगाने के लिए यहाँ पे एनर्जी फिर हमें
देनी पड़ी। गेन ऑफ डायरेक्ट एनर्जी, गेन ऑफ डायरेक्ट एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी हमें मिली है। कहाँ एनर्जी हमें कहाँ डायरेक्ट मिली है? एसिड से जब हम बायफॉस्फेट एसिड में फॉस्फोडिलिसिस एसिड में कन्वर्ट हुए तो हमें 8 ATP डायरेक्ट मिली है। देख लो 2 ATP जब टूटा तो रेडिकल फॉर्म में टूटा और 8 फॉस्फेट यहाँ पे आया और 8 हमें ATP दे दिया। 8 हमें ATP दे दिया और 8 फॉस्फेट यहाँ पे लग गया। 8 फॉस्फेट यहाँ पे लग गया और 8 ATP हमें डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म में दे दिया। अब सुनो, यहाँ पे 2 ADP से कन्वर्ट हुआ 2 ATP, ठीक है, यहाँ पे बायफॉस्फेट लग गया। अब वो बोला अब हमें 3 PGA मतलब अब 3 PGA मतलब फॉस्फोडिलिसिस एसिड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 PGA 2 फॉस्फोडिलिसिस एसिड। अब यहाँ पे ये क्या था, देखो 3 PGA होता क्या है, यहाँ पे 1 2 3 तो 1 3 फॉस्फोडिलिसिस एसिड होता है, ठीक है। 1 गिनते नहीं है, 3 पे गिनते हैं तो 3 PGA बोल देते हैं, ठीक है। अब ये बोला फास्फोरस कि अब मेरा मन नहीं लग रहा, अब मैं बीच में आना चाहता हूँ, तो ये फॉस्फेट अपना जगह चेंज कर दिया, इसलिए नाम रख दिया जाए 2 PGA 2 फॉस्फोडिलिसिस एसिड। अब इसके बाद एक एंजाइम मैंने तुम्हें पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में, PEP पेप, और जिसका एंजाइम था पेप्टेज फॉस्फोइनोइल पायरुवेट, ठीक है, फॉस्फोइनोइल पायरुवेट। अब ये कन्वर्ट होता है 2 पायरोपिक एसिड जो कि 3 कार्बन से बनता है और ये पायरुवेट एंजाइम होता है, ये कन्वर्ट करता है पायरोपिक एसिड। पायरुवेट एंजाइम जो होता है वो पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे हमें 8 ATP मिलता है डायरेक्ट। तो हमें डायरेक्ट कितनी ATP मिली? डायरेक्ट हमें 2 ATP मिली, डायरेक्ट हमें 2 ATP मिली। टोटल लॉस ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस में कितनी ATP लॉस हुआ? पहले स्टेप और तीसरे स्टेप, पहले स्टेप पे ATP लॉस हुई, तीसरे स्टेप तो 2 ATP लॉस हुई। टोटल गेन ऑफ ATP देखो भाई, 8 पायरोपिक एसिड से हमें 2 ATP जब मिला तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोपिक एसिड है तो हमें कितने ATP मिलेंगे? 4। टोटल गेन है बेटा, 1 मिनट सुनना, बड़ी बात ये सुनो, टोटल गेन ऑफ ATP 4 ATP मिला। जब 8 मॉलिक्यूल से हमें 8 यहाँ पे डायरेक्ट गेन मिला और 8 पीछे अभी हमने पढ़ाया था वहाँ पे 1 गेन मिला, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए हमें 4 ATP मिली था, ठीक है। अब नेट गेन ऑफ ATP तो 4 मिला था और -2 मतलब ये हमारा जो ये 2 ATP लॉस हुआ, 4 मिला ना, 4 बना, 2 पायरोपिक एसिड से 4 मिला ATP और 2 ATP हमारा यूज हो जाता ना, तो 2 ATP तो हम हटाएंगे और 2 ATP मिला। भैया नेट गेन नीट का 2022 में ये पूछा गया था, नेट गेन 4 लगा के आए थे और 4 वाले तो गलत हो जाए और 4 तुम मत लगाना, क्योंकि 4 तो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स में मिला था लेकिन 2 हमारा यूज हो जाता, इसलिए 2 ATP मिला था। रीजन अब सुनो, इसका रीजन भी तो सुनो। इन एनारोबिक रेस्पायरेशन 2 NADH2 रिड्यूस हुआ फर्मेंटेशन में तो 2 NAD+ हुआ, तो रिड्यूस तो एंजाइम तो ऑक्सीडाइज तो एंजाइम में कन्वर्ट होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन में। और फर्मेंटेशन का वर्ड क्या होता है अभी तुम्हारे पढ़ोगे। अब सुनो, इन एनारोबिक रेस्पायरेशन में अभी 2 NADH2 बच्चा 2 NADH2। अब यहाँ पे 2 NADH2 मुझे मिला था 6वें स्टेप पे मिला था 2 NADH2, क्योंकि जब फॉस्फेट मिला था तो 2 NADH2 मिला था। जो दिखा दें, देखो ये पुराने स्लाइड पे दोबारा ले जा रहा हूँ। 2 NADH2 यहाँ मिला था, 8 एनर्जी यहाँ मिला और 8 एनर्जी हमें यहाँ मिला। जल्दी मैं दिखा रहा हूँ, 8 एनर्जी यहाँ मिला और 8 एनर्जी हमें यहाँ मिला, तो 2 एनर्जी मिला तो 8 मॉलिक्यूल में। अब 2 मॉलिक्यूल की बात है 4 ATP, 2 NADH2 यहाँ मिला है। अब आगे देखना, अब यही 2 NADH2 रिड्यूस हो जा ETS में जाएगा तो ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जा तो वही 2
ए से 2 NADH2 मिला है तो 2 पायरोपिक एसिड से 6 ATP हमें मिलेंगे और वो रिड्यूस तो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज तो एंजाइम और कन्वर्ट हो जाएगा 2 NADH2 तो 2 NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फोटोसिंथेसिस में लाते थे, फोटोसिंथेसिस में तो लाइट मिलती थी, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन में जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे हमें डायरेक्ट ATP 6 ATP का गेन होता है, नेट गेन 2 ATP प्लस 6 ATP। अब सुनो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन तो लेते अगर बात किया जाए, एरोबिक रेस्पिरेशन लेते हमारा ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP बना है नेट गेन तो 6, 2 अभी मैंने पूरा हटाया, नेट गेन हमारा वहाँ पे 2 मिला और 6 यहाँ पे मिल रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर ले लिया जाए तो नेट गेन ATP 8 होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इन ग्लाइकोलिसिस में ले लेते हैं तो हमारा नेट गेन ATP 8 होते हैं। बेटा कितना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट का ये सवाल तुम्हारे पास बन जाएगा और नीट का ये सवाल मतलब 4 नंबर मिले और एक गलत हुआ तो 5 नंबर जाए प्लस माइनस मार्जिन। नोट, जो ATP बिना ETS से मिलते हैं वो डायरेक्ट ATP होते हैं, मतलब ETS में जो नहीं जाते हैं वो डायरेक्ट, जो ETS में नहीं जाते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन जो ETS से गुजर जाते हैं, ETS में जाते डायरेक्ट ATP बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ATP या सबट्रेन लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, हाउ मेनी ATP और डायरेक्ट फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस। डायरेक्ट ATP हमें ग्लाइकोलिसिस में कितना मिला तो हाउ मेनी, या तो यही क्वेश्चन तो इससे बोलते हैं हाउ मेनी ATP फॉर्म सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 4 ATP मिला, 4 ATP हमें मिला, 4 ATP मिला। अगर एरोबिक तो जोड़ लिया जाए तो हमारा 8 ATP मिला, लेकिन ये 4 ATP नेट गेन नहीं है, नेट गेन नहीं है, ये बात जानो। डायरेक्ट में मतलब एक नीचे मिला था फिर एक यहाँ कहीं पे था, तो 4 ATP हमें डायरेक्ट मिला और नेट गेन की बात किया जाए तो हमारे पास 2 मिला है। अब ये सुनो, ग्लाइकोलिसिस अब कन्वर्ट हो गया पायरोपिक एसिड, अब ये ऑक्सीजन रिड्यूस करते फर्मेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब फर्मेंटेशन में हो जाएगा पार्शियल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसमें अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऑक्सीडेशन होते चलता है मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो एरोबिक कंडीशन बोलते हैं, और एरोबिक कंडीशन हुआ तो हमें 38 ATP मिल जाएगा, 38 ATP हमें मिल जाएगा। अभी तक जो हमारा हुए है ATP वो इनएक्टिव है, लेकिन जब ऑक्सीजन एरोबिक के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनएक्टिव ATP, तो कन्वर्ट कर देगा 38 ATP एक्टिव फॉर्म में, जो कि अब हम लोग यूज करेंगे। फर्मेंटेशन क्या होता है, कॉमनली नोन है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो फर्मेंटेशन बोलते हैं, O2 नहीं यूज हो रहा क्योंकि एनएरोबिक है। टेक प्लेस आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, आफ्टर ग्लाइकोलिसिस के बाद ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस चलता है। पर्पस क्या होता है इसका, रिड्यूस तो एंजाइम यानी DH2 तो यानी D प्लस में कन्वर्ट करता है, मतलब रिड्यूस तो एंजाइम तो ऑक्सीडाइज तो एंजाइम में कन्वर्ट करता है। अदर बोला जाए विदाउट ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी कितना रिलीज हुआ, अदर बोला जाए नीट 2022 है, इंपॉर्टेंट है देख लो। एनर्जी रिलीज हुआ लेकिन विदाउट ग्लाइकोलिसिस तो 0%। अदर 0% मतलब ग्लाइकोलिसिस से पहले ये वर्क हो ही नहीं रहा है तो मतलब 0% है। और ग्लाइकोलिसिस तुम थोड़ी पढ़ो, टेक प्लेस आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारा लेस देन 7% बनता है, लेस देन 7% बनता है, लेस देन 7% बनता है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद और ग्लाइकोलिसिस से पहले तो हमारा 0%। नेट ATP आफ्टर ग्लाइकोलिसिस 2 ATP मिलता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारा नेट ATP 2 मिलता है। अभी मैंने बोला 4 ATP बना था, 2 ATP हमारा यूज हो जाता तो 2 ATP मिला था, ठीक है। और लेस देन 7% ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्मेंटेशन से मिलता है, लेस देन 7% एनर्जी, ठीक है। तो ये कुछ है, याद कर लेना, देख लो। अब सुनो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है, इसमें ईस्ट की जरूरत होती है, इसमें 2 एंजाइम होता है, डी कार्बोक्सिलेज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब ग्लाइकोलिसिस 2 पायरोपिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, जिसका फार्मूला होता है 2CH3COOH। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, यही होता है ना। अब इसके बीच में CO ला दो तो पायरोपिक एसिड का फार्मूला बन जाए, ठीक है। एक ट्रिक बता दिया हूँ, ठीक है। अब CH3COOH कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड, जिसका फुल फॉर्म होता
अरे सॉरी, फार्मूला होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO, ठीक है, प्लस 2 CO2 निकल जाता है। अब ये CO2 जब निकलेगा तो 2 NADH2 में यूज चलते NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा एथाइल एल्कोहल। क्या बन जाएगा? एथाइल एल्कोहल, जो फार्मूला होता है C2H5OH। नोट करने वाली बात क्या है, व्हेन C2H5 कंसंट्रेशन लेस देन मोर देन 13%, इट विल टॉक्सिक बन जाएगा, जहरीली बन जाएगा, ईस्ट। सो इट वांट टू इंक्रीज फर्दर कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल वी हैड टू यूज डिस्टिलेशन। तुम क्लास 12 में पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर में डिस्टिलेशन। अल्कोहल तुम लोग जो पीते हो विदाउट डिस्टिलेशन होता है, क्योंकि अगर 13% से ज़्यादा कोई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जा रहा है तो वो जहर बन जाएगा, जहर बन जाएगा, जहर बन जाएगा। कितने परसेंट पे? 13% से ऊपर अगर हमारा कोई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है तो वो जहर हो जाएगा। उसके लिए हमें बचाने के लिए हमें करवाना पड़ता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब प्योरीफाई करवाना पड़ता है, उसमें हाई डिस्टिलेशन करवाना पड़ता है। एक होता है, तुम्हें 12th में मैं बताऊंगा पूरा डीपली, वहाँ है, वहाँ सारी चीज़ ये कवर हो रहा, बस तुम ये एक बात नज़र रखो। अब सुनो, बेवरेज होता है ये नॉन डिस्टिल्ड हो रहा, और नॉन डिस्टिल्ड हो रहा तो लेस देन 13% हो रहा, अगर डिस्टिल्ड हो रहा तो ग्रेटर देन 13%। भाई डिस्टिल्ड तो ये करवा रहे हो तो 13% से ज़्यादा। वहाँ नॉन डिस्टिल्ड जो होता है बियर होता है, और डिस्टिल्ड होता है विस्की, रम, ओड़सा, ये सारी चीज़ डिस्टिल्ड होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जब तुम दौड़ते हो तो एक बार दर्द होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक होता है, जितना ऑक्सीजन होता है वो शरीर यूज कर लेता है, फिर वहाँ पे एक ऐसा टाइम आता है जो ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता तो उसमें दर्द होने लगता है। तो रिक्वायर्ड क्या होता है, स्केलेटल मसल में जब O2 अपर्याप्त होता है, मतलब अपर्याप्त मतलब पर्याप्त नहीं हो पाता है, तो हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जनरेट हो जाता है, जो कि हमें दर्द पहुंचा देता है। ग्लाइकोलाइसिस का फार्मूला क्या होता है? पायरुवेट एसिड। अब 2 NADH2 है ना, तो एक NADH2 दे तो यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ जाएगा, तो हमारा कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? पायरुवेट एसिड 3 है, अब 2 NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाए, क्या? 2 NAD प्लस में कन्वर्ट हो, क्योंकि इसका हाइड्रोजन कहाँ चला जाए? एक C के बीच में CO2 तो उड़ा लीजिए, क्या ले रहा? CO2, ठीक है, और एक वाटर बना लिया, एक CO2 एक वाटर बना लिया, तो बी डिपॉजिट इन आउट मसल लीड टू फैटिग एंड पेन। इसी वजह से हमारा जो मसल्स होता है, दौड़ते दौड़ते जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो फटीग हो जाता है, दर्द होने लगता है और पेन करने लगता है। तभी से ये तुम्हारे काम का नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल होता है, ETS। एरोबिक में क्या आता है? एरोबिक देखो, ग्लाइकोलाइसिस एंड एरोबिक दोनों के लिए था। ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन ये तीनों तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म, लेकिन ये जो दोनों पार्ट ग्लाइकोलाइसिस एंड एरोबिक और एरोबिक दोनों के लिए होता है। विदाउट ग्लाइकोलाइसिस तो हमारा कितना ATP बना था? विदाउट एरोबिक के लिए तो हमारा बना था 4। नेट ये नहीं पूछा हूँ, टोटल पूछा हूँ, ठीक है। ETS होता है, ठीक है, ETS हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ये तीनों होता है। ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट होता है पायरुवेट एसिड, और यही पायरुवेट एसिड तो H2 रिवर्स करके एक्सेप्टर तो दे दिया जाता है, और NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADH2, और FAD बनता है, और FAD प्लस FADH2 में कन्वर्ट होता है। भाई NADH2 FADH2 इनडायरेक्टली एनर्जी होता है। FAD विल कन्वर्ट इनटू अ डायरेक्ट एनर्जी ATP वाया ETS सेमी ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो ही सेमी ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब इसके बाद स्टेप फर्स्ट स्टेप टेक प्लेस इन मैट्रिक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, लिंक रिएक्शन वहाँ होता है और क्रेब्स साइकिल यहाँ होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैट्रिक्स में क्या होता है? लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सेकंड टेक प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रिया। इनर माइटोकॉन्ड्रिया में कौन होता है? ETS। भाई मैट्रिक्स में क्या होता है? लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, और इनर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ETS, ठीक है। तो अब लिंक रिएक्शन अगले वीडियो में अपलोड हो जाएगा, इसलिए आप इंतजार करें थोड़ी देर के लिए। चलो भाई, तुम्हें आखिरी समय विदा कर रहा हूँ।
देखो भाई, चाहे जो करो, ये एम्स का फ़ोटो है और ये एम्स आप लोग के लिए एकदम पहला प्रेफरेंस है। और इसलिए इसके लिए मेहनत करो, एकदम ज़ोरदार मेहनत करो, जितना लगा पाओ लगा दो यार, अभी समय है। और समय बीत जाने के बाद तुम कुछ भी करोगे तो उसका मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए अभी समय है, लगा दो बेटा। ये सब चीज़ से अपने शरीर में मोटिवेशन भरो और मेहनत पे लग जाओ। ठीक है बच्चा, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ऐसे रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। और इस ज़रूरतमंद से हर इंसान के पास पहुंचना चाहिए और हर इंसान नीट करने की तैयारी करे। हर इंसान तो हुकूमत है वो तैयारी करे और बिंदास करे और तोड़ के रखे। नीट तो अपने हाथों में रखो, तोड़ो, बढ़िया फोड़ दो। और इसके साथ चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।